साल था 1992। इंडिया में एक नया दौर चल रहा था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का। हर तरफ फाइनेंशियल पॉसिबिलिटीज के नए दरवाजे खुल रहे थे। ऐसे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक नया हीरो उभरा, हर्षद मेहता। कभी मामूली जॉबर रहे मेहता अब एक मशहूर स्टॉक ब्रोकर बन चुके थे। उनके रिस्की ट्रेड्स और मुनाफा कमाने के अजीब और गरीब तरीके ने सबको हैरान कर दिया था। वो बिग बुल के नाम से मशहूर हो गए, जैसे खुद बुलिश मार्केट के लिए एक सिंबल बन गए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि सक्सेस के इस फसाड के पीछे एक ऐसा डिसीट का जाल बुना जा रहा है जो इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को ही हिला देगा। मेहता का टॉप तक का सफर जितना शानदार था, उतना ही अनएक्सपेक्टेड भी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक जॉबर के रूप में की थी। ब्रोकर्स के लिए ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते थे। धीरे धीरे वो ऊपर आते गए और फिर अपनी खुद की ब्रोकरेज फर्म ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट खोली। उनके अग्रेसिव ट्रेडिंग स्टाइल और कम कीमत वाले स्टॉक्स को पहचानने की क्षमता ने इन्वेस्टर्स को अपनी ओर खींचा और देखते ही देखते उनके फॉलोअर्स बढ़ते गए। मेहता का चरिज्मा और लोगों को मनाने का तरीका उनकी कामयाबी का एक और बड़ा कारण था। नए क्लाइंट्स का तांता लग गया, सबको इस एक्शन का हिस्सा बनना था। वो फाइनेंशियल प्रेस में छाने लगे। उनकी हर एक्टिविटी पर इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट्स की नजर रहती। लेकिन मेहता की कामयाबी की चकाचौंध के पीछे एक काला सच भी था। उनकी सफलता सिर्फ उनकी मार्केट की समझ या बिजनेस स्किल्स का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये तो डिसीट की नींव पर खड़ा था। फाइनेंशियल मैचिनेशंस का एक ऐसा जाल जिसमें बैंकिंग सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाया गया और स्टॉक मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया गया। 1992 का इंडियन स्टॉक मार्केट स्कैम, जिसे हर्षद मेहता ने अंजाम दिया था, इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े और चौंकाने वाले फाइनेंशियल स्कैंडल्स में से एक है। इससे तेजी से बढ़ते फाइनेंशियल सिस्टम की कमजोरियां और मजबूत रेगुलेशंस और ओवरसाइट की जरूरत सामने आई। इस स्कैम का इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप पर बहुत गहरा असर पड़ा, जिसके बाद जरूरी रिफॉर्म्स हुए और आज हमारे देश के स्टॉक मार्केट्स इसी की बुनियाद पर काम करते हैं। हर्षद मेहता की इस पूरी योजना के पीछे बैंकिंग सिस्टम को चालाकी से मैनिपुलेट करना था। मेहता को पता था कि स्टॉक मार्केट में अलग अलग लॉक के बीच ट्रांजैक्शंस करने में बैंक्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। उन्हें एहसास हुआ कि इंटर बैंक लेंडिंग सिस्टम में मौजूद लूप होल्स का फायदा उठाकर वो अपनी औकात से कहीं ज्यादा पैसे हासिल कर सकते हैं। यही एहसास उनके फ्रॉडुलेंट एम्पायर की नींव बना। मेहता का ये पूरा स्कीम बैंक रिसीट नाम के एक इंस्ट्रूमेंट पर आधारित था। ये रिसीट्स एक तरह से एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक की तरफ से रखे गए फंड्स का प्रूफ होते थे। ये असल में बैंक्स के बीच शॉर्ट टर्म लोन्स थे, जिनका इस्तेमाल उनकी डेली कैश फ्लो जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता था। मेहता ने सिस्टम की एक बड़ी कमजोरी का फायदा उठाया। इन बैंक रिसीप्ट्स की सच्चाई जानने के लिए कोई सेंट्रलाइज्ड रियल टाइम तरीका नहीं था। उन्होंने कई बैंक्स के ऑफिशियल से सांठ गांठ कर ली और उन्हें किकबैक्स देकर फेक बैंक रिसीप्ट्स जारी करने के लिए राजी कर लिया। इन फॉर्ज्ड रिसीप्ट्स ने मेहता के पास मौजूद पैसे को कागजों में बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। इन नकली बैंक रिसीप्ट्स के साथ मेहता दूसरे बैंक्स के पास गए और उन्हें लोन्स लेने के लिए कोलैटरल के रूप में दिखाया। इन रिसीप्ट्स के नकली होने से बेखबर बैंक्स ने मेहता को आसानी से लोन्स दे दिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सब लेजिटिमेट फंड से बैक्ड हैं। इस प्रोसेस से मेहता ने अपनी वास्तविक क्षमता से कहीं ज्यादा पैसे जमा कर लिए। यह गलत तरीके से हासिल किया गया पैसा स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए मेहता का सबसे बड़ा हथियार बन गया। उन्होंने इस पैसे को सोच समझकर कुछ खास स्टॉक्स में लगाया, जिससे उनकी कीमतें बरहाच गईं और ऐसा दिखने लगा कि मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में और मेहता के बनाए हुए इस बुल रन में फंसकर इन्वेस्टर्स झुंड के झुंड इन स्टॉक्स में पैसा लगाने लगे, जिससे ये तेजी और बरहश गई। मेहता का ये स्कीम एक तरह से पंप एंड डंप ऑपरेशन था, जिसमें पहले तो किसी एसेट की कीमत को आर्टिफिशियली बढ़ाया जाता है और फिर उसे बढ़ी हुई कीमत पर बेच दिया जाता है, और अंजाम में बेचारे इन्वेस्टर्स को इस क्रैश का खामियाजा भुगतना पड़ता है।
तो 1992 में पत्रकार सुचेता दलाल ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने हर्षद मेहता के शेयर बाजार घोटाले को उजागर किया। इस खुलासे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और हर्षद मेहता की पोल खोल दी। इस घोटाले के बाद भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। निवेशकों का विश्वास टूट गया और कई लोगों ने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी खो दी। सरकार ने भी कई कड़े कदम उठाए और शेयर बाजार के नियमों को और सख्त कर दिया। इस घोटाले ने भारतीय वित्तीय प्रणाली को एक बड़ा सबक सिखाया। हर्षद मेहता की कानूनी लड़ाई भी किसी तमाशे से कम नहीं थी। कई फाइनेंशियल क्राइम्स के इल्जाम में उन्हें कई तरह के आरोपों का सामना करना पड़ा। कचहरी एक ऐसा मैदान बन गई जहां उनकी किस्मत का फैसला होना था। अपनी सारी कोशिशों के बावजूद उनके खिलाफ सबूत बहुत मजबूत थे। कई सालों तक चली इस कानूनी कार्रवाई ने देश का ध्यान अपनी ओर खींचा और फाइनेंशियल वर्ल्ड को लेकर लोगों की सोच बदल दी। इस घोटाले का भारतीय वित्तीय परिदृश्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। स्टॉक मार्केट से लोगों का विश्वास उठ गया और कई इन्वेस्टर्स अपनी पूंजी खो बैठे। इस घोटाले ने फाइनेंशियल सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया, जिससे कॉन्फिडेंस का संकट पैदा हो गया। सरकार और नियामक निकायों को मौजूदा ढांचों पर गंभीरता से विचार करने और बाजार में विश्वास बहाल करने के लिए बड़े बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस घोटाले के बाद भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई सुधार किए गए। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सेबी को बाजार को नियमित करने के लिए अधिक अधिकार दिए गए। ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए नए नियम और कानून लागू किए गए। नियंत्रण और निगरानी को कड़ा करने के लिए बैंकिंग सिस्टम में भी कई बदलाव आए। इन सुधारों का उद्देश्य एक अधिक मजबूत और ज्यादा सहनशील वित्तीय प्रणाली का निर्माण करना था। 1992 के इस घोटाले ने भारतीय वित्त पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो कभी मिट नहीं सकती। इसने हमें एक सबक सिखाया, हमें बताया कि फाइनेंशियल सेक्टर में सतर्कता और ईमानदारी कितनी जरूरी है। हालांकि इसके तुरंत बाद का समय बहुत हिला देने वाला था, लेकिन इससे हमें जो सबक मिले उन्होंने एक अधिक सुरक्षित और पारदर्शी वित्तीय वातावरण का रास्ता साफ किया। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, यह स्पष्ट है कि इस घोटाले की सीख आज भी हमारी नीतियों और तरीकों को प्रभावित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि भविष्य में कभी भी विश्वास का ऐसा खिलाफ न हो।